ठीक है। हेलो। हाँ, हम नया चैप्टर स्टार्ट करने आते हैं, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, अगर क्वेश्चन आए थे मैंने देखा था अभी, आपने कल बहुत सारे मैसेजेस किए हैं और कॉल्स भी किए हैं। एक आपको वो 3 क्वेश्चन जो रह गए हैं वो मैं आपको कराऊंगा सैटरडे संडे को लाइव। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि उसमें कब कराऊंगा कब नहीं, वो मैं आपको लाइव कराऊंगा वो तीनों क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके रह गए हैं प्रूफ वाले। ठीक है। और दूसरी बात, आपको और क्या क्वेश्चन था? ये वीडियो थोड़ी हिल रही होगी जो मैंने आपको सेंड किया। ठीक है। हाँ, तो वो हिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, मैंने हाथ से मोबाइल पकड़ के रिकॉर्ड की है तो वो हिलेगी। थोड़ा सा उसमें ज़रा ध्यान लगा के थोड़ा सा एक दो और उसको पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। लिखा हुआ मैंने आपको सेंड कर ही दिया है, कि ऐसा भी नहीं कि आपके पास लिखा हुआ कुछ है नहीं, लिखा हुआ भी मैंने आपको सेंड कर दिया। तो उससे कोई इशू मत होना ज़्यादा बड़ा, और आराम से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। ठीक है। आपका कल कॉन्सेप्ट चल रहा था, आपका लैंग्वेज फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। इसके आगे के चैप्टर मुझे सेंड कर देना। मैथ्स में भी आपके आगे के चैप्टर नहीं आए मेरे पास, एक ही चैप्टर आया, तो आगे के चैप्टर भी सेंड करो। ठीक है। और वॉइस अगर किसी भी लेक्चर में नहीं आए ना, थोड़ा ईयरफोन्स वगैरह लगा लो। हो सकता है आप ईयरफोन्स नहीं लगा रहे हो, इस वजह से आपको वॉइस हल्की आ रही है। तो हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री में। ट्रांजिशन पीरियड का है, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। तो पहले इसका मीनिंग समझो, क्या लिखा हुआ है, चैप्टर का मतलब क्या है। ट्रांजिशन मीनिंग क्या होता है? ट्रांजिशन का ट्रांजिशन मतलब होता है, अब मैं आपको कहता हूँ, बेसिकली एंटर करना। ट्रांजिशन मतलब क्या, एक ऐसा पीरियड जब चीजें चेंजेस हो, जब चीजें चेंज हो रही है। ट्रांजिशन मतलब चेंज भी समझ सकते हो, चेंज, पीरियड ऑफ चेंजेस, पीरियड ऑफ चेंजेस। ऐसा पीरियड ऑफ चेंजेस हो रही है। चेंजेस हो रही है का मतलब क्या, जब कोई नई चीज आती है, कोई भी नई चीज आती है, तो कोई भी नई चीज आती है उसको एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, उसको एकदम से इमीडिएटली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो जो भी थोड़ा बहुत टाइम चाहिए होता है ना, उसी को बोलते हैं पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं एग्जांपल, आप समझोगे तो है नहीं वैसे भी, पर कुछ टाइम पहले ना जीएसटी लॉ आए थे, जीएसटी लॉ आया था। ठीक है। तो उसमें भी ट्रांजिशन पीरियड में मिला था। अब लॉ वगैरह में ट्रांजिशन पीरियड मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। तो जब एकदम से ये एक नया चेंज था, ये एकदम से एक नया चेंज था लॉ में। 2 सेकंड रुकना जरा। तो जब वो आया था तो उसको इम्प्लीमेंट एकदम से नहीं किया गया, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 2 इयर्स मिले थे। 2 इयर्स मिलते हैं, 2 इयर्स तक का जो पीरियड था उसको हमने बोला ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशन पीरियड। खैर आप छोड़ो उस चीज़ को, मैं आपको इतना समझा देता हूँ, आपको लॉ वगैरह नहीं समझ में आएगा। ट्रांजिशन पीरियड मतलब क्या, कोई भी नई चीज़ आती है तो नई चीज़ हम एकदम से अप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी नई चीज़ हम एकदम से अप्लाई नहीं कर सकते, उसको अप्लाई करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। जैसे कि मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ, मैंने आपको ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है। तो ये एक चेंज था पढ़ाई में भी, एजुकेशन में भी, टीचिंग में भी। क्या था, एक बहुत बड़ा चेंज था। कहाँ हम फिजिकली बैठ के पढ़ते थे, अब हम ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है। तब मेरे को यहाँ पे थोड़ा, अब ये जो चेंज था, ये इस चेंज को मैं प्रॉपरली अडॉप्ट तो कर नहीं पाया। आप देखो, कभी साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है, कभी लेंथ, क्लास की लेंथ खराब आ रही है, या फिर कभी लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है तो अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। यानी जो चेंजेस जो हमने किए हैं बेसिकली टीचिंग स्टाइल में, क्या वो चेंजेस प्रॉपरली अडॉप्ट हो पाए? नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो नहीं, प्रॉब्लम को दूर जिस टाइम पीरियड में किया जाता है, उसी टाइम पीरियड को बोला जाता है पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। पीरियड ऑफ ट्रांजिशन यानी चेंजेस को प्रॉपरली अप्लाई होने से पहले का, जस्ट पहले का टाइम, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन।
ठीक है, पढ़ते हैं जरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। The 1400s marked the end of the Middle Ages. Life in the 14th century Europe had been difficult, with wars, peasant revolts, and Black Death. The old medieval order was dying, and people were seeking something new. आगे पढ़ो जरा एक बार। In old medieval order was dying, ठीक है। In the old medieval order was dying, and the people were seeking something new. In medieval times, the church had dominated the arts, education, and learning. People had accepted what they were told, without asking any question. Okay. Then in the 14th century, Italian scholars began to take an interest in writing of the ancient Greeks and Romans, ideas that passed into Europe from Byzantium and Arab world. ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स आएंगे, उनको नोट कर लो, है ना। पहला वर्ड लिखो यहाँ पे पीजेंट। पीजेंट का अगर आपको मीनिंग पता है तो पीजेंट का मतलब होता है फार्मर्स। पीजेंट का मतलब क्या होता है? फार्मर्स, है ना। नोट करते हैं जिसका मीनिंग नहीं पता आपको। पता है तो मत लिखना, अगर नहीं पता तो नोट करते हैं साथ के साथ, ठीक है। पीजेंट मतलब क्या होता है? पीजेंट, PEASANT, PEASANT। पीजेंट मतलब क्या होता है? फार्मर्स। क्या होता है? नेक्स्ट वर्ड से बैक डेथ मतलब एक बीमारी थी जिससे ऐसे लोगों की डेथ होने लगी थी। इसको छोड़ो। मेडिवल, MEDIEVAL देखो, मेडिवल का मीनिंग। मेडिवल का मीनिंग होता है पीरियड ऑफ मिडिल एजेस। पीरियड ऑफ मिडिल एजेस, यानी मिडिल एजेस है ना, मिडिल एजेस को शॉर्ट में बोलते हैं मेडिवल टाइम। मेडिवल तो इसको लिख लो मिडिल एजेस, या फिर इसको आप लिख सकते हो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मिडिल एजेस। पीरियड ऑफ मिडिल एजेस लिख लो केवल। पीरियड ऑफ मिडिल एजेस, MIDDLE। एजिस का मतलब होता है पीरियड। एज का मतलब पीरियड ही होता है, ध्यान रखना। आपको एज का मीनिंग ना पता हो, ध्यान नहीं होता, तो वो वाला एज नहीं होता इंसानों की। एज, एज का मतलब पीरियड से है, ठीक। चर्च से डोमिनेटर, डोमिनेटर मतलब पावर शो करना, ठीक है। ऐसे में लर्निंग विदाउट, और तो कोई क्वेश्चन नहीं आपको नहीं आता, ठीक है। अब जरा पढ़ते क्या लिखा हुआ है। द 1400 द 1400 मार्क द एंड ऑफ मिडिल एजेस, ठीक है। वो कह रहा है 14th सेंचुरी में, 1400s में क्या हुआ, जो मिडिल एजेस का जो टाइम पीरियड चल रहा था, जो मिडिल एजेस का टाइम पीरियड चल रहा था वो एक्सपायर हो चुका था। यानी मिडिल एज खत्म हो चुके थे, एक नई एज ही स्टार्ट होने वाली थी। मिडिल एज के कौन सी एज आई थी, कुछ याद है? मिडिल एज के बाद कौन सी एज आई थी? मॉडर्न एज। हम जिस एज में उसको मॉडर्न एज ही कहते हैं। तो यानी 1400 सेंचुरी के बाद जो हमारी एज आई है, मॉडर्न एज, तो इस मॉडर्न एज में जो मॉडर्न चेंजेस हुए
उस चेंजेस को अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम्स आई, उस टाइम पीरियड को बोला गया चेंज, वो ट्रांजिशन पीरियड। तो हमारी एज में आने तक वो क्या क्या प्रॉब्लम थी वो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाएगा। क्या ट्रांजिशन पीरियड था उस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो कह रहा है कि 14th सेंचुरी में मिडिल एज लाइफ इन द लाइफ इन द 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में यूरोप में वॉर की वजह से पीरियड्स आपस में रिवोल्ट कर रहे थे। रिवोल्ट में लड़ना है ना, मतलब रिवोल्ट मतलब क्या, आवाज उठाना कि हम ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। ब्लैक डेथ की वजह से मतलब यूरोपियन काफी प्रॉब्लम्स होने लगी। ठीक है। द ओल्ड मेडिवल ऑर्डर वाज डाइंग। जो पुराने सिस्टम थे मेडिवल पीरियड के, वो मर रहे थे। डाइंग मतलब मरना, मतलब खत्म होते जा रहे थे, लोग फॉलो नहीं करते उस सिस्टम को। पीपल वर सीकिंग समथिंग न्यू। इंसान कुछ ना कुछ नया चाहता था, इंसान कुछ ना कुछ नया चाहता था। इन मेडिवल टाइम्स यानी वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मिडिल एजेस, एजुकेशन 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 एंड लर्निंग। वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मिडिल एजेस चर्च है डोमिनेटेड, यानी चर्च का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा किस पे रहता है, आर्ट्स पर, एजुकेशन पर और लर्निंग पर। ठीक है। यानी वो प्रमोट करते थे आर्ट्स को, एजुकेशन को, लर्निंग को, चर्च वगैरह प्रमोट करते थे। पीपल हैड एक्सेप्टेड व्हाट दे वर टोल्ड। जो भी इंसान से कहा जाता था इंसान वो मान लेते थे। जो भी इंसान से कहा जाता था इंसान वही मान लेते थे विदाउट आस्किंग क्वेश्चन। क्वेश्चन ही नहीं कर रहे थे कि ऐसा क्यों, वो जो कहा वो मान लेते थे। Then, in 14th century, Italian scholars began to take interest in the writings of the ancient Greeks and Romans. फिर क्या हुआ, ये सब देखते देखते कुछ राइटर्स के दिमाग में ख्याल आया कि हम क्यों ना इटालियन स्कॉलर्स के बारे में कुछ ना कुछ, सॉरी इटालियन स्कॉलर्स के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना कुछ ग्रीक्स और रोमन से लोगों के बारे में कुछ लिखें। तो कुछ क्या लिखें, कुछ मतलब ऐसे आइडियाज जो कि यूरोप में आए थे, जो कि यूरोप में आए हैं फ्रॉम बिजेंटियम एंड अरब वर्ल्ड। बिजेंटाइन एम्पायर पढ़ाते हैं आपने, अब वही बिजेंटियम से और जो अरब वर्ल्ड से जो थॉट्स वगैरह आए हैं, जो आइडियाज वगैरह आए हैं, उनके बारे में जरा लिखें। क्या लिखा है क्या नहीं ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। अब इसके अलावा चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट हुआ है, द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न एज। ओहो, यानी मेडिवल पीरियड से, मेडिवल और मिडिल एज एक ही बात है, लिखवा दिया मैंने आपको मीनिंग। ठीक है। द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न एज। फ्रॉम द 14th to 16th centuries, यूरोप was transformed by a flood of new ideas। वो कह रहा है 16 से 17 वो 14 से 16 सेंचुरी तक, यानी 200 सालों में, 200 ईयर्स में क्या हुआ, यूरोप was transformed by a flood of new ideas। यानी यूरोप में बाढ़ आ गई, यूरोप में फ्लड आ गई, किसकी, आइडियाज की। नए नए आइडियाज लोगों में आ रहे, लोगों में नए नए आइडियाज आ रहे थे। द ट्रांसफॉर्मेशन बिगिन। ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, चेंजेस। नोट करो ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग। नोट कर लिया ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंजेस। ठीक है। Changes began in Italy, and it included new ways of building, a new style of art, and a new ways of living। तो क्या हुआ, चेंजेस ऐसे ऐसे होने लगे इटली में कि जिसने क्या, उन चेंजेस में पता क्या क्या इंक्लूड था, नए नए तरह की बिल्डिंग्स, न्यू वेज ऑफ बिल्डिंग, नई नई तरह की बिल्डिंग, आर्ट्स एंड न्यू वेज ऑफ लिविंग, और नए नए तरीके रहने के, नए नए तरीके रहने के। ठीक है। दिस पीरियड एंड दिस चेंजेस इट ब्रॉट आर नाउ नोन एज रेनेसां। रेनेसा, इसमें पता है रेनेसांस में ये जो लास्ट के दो वर्ड हैं ये साइलेंट रहते हैं, ये साइलेंट रहते हैं, उसको रेनेसा प्रोनाउंस करते हैं। क्या प्रोनाउंस करते हैं, रेनेसा। तो वो कह रहा है ये जो पीरियड है ना जिसमें इतने सारे चेंजेस आए, इतने सारे चेंजेस आए, इस पीरियड को हम पता है रेनेसा भी बोलते हैं, या रिवर्स भी बोलते हैं, रिवर्स भी बोलते हैं। द पीरियड सॉ ग्रेट इंक्रीज ट्रेड एंड वेल्थ। इस पीरियड में ट्रेड में और वेल्थ में काफी सारा इंक्रीजमेंट हुआ है। ठीक है। द रेनेसा अफेक्टेड आर्ट एंड साइंस, यानी जो रिवर्स वाला जो पीरियड है इसने क्या किया, आर्ट एंड साइंस को इफेक्ट किया।
आर्किटेक्चर को भी, स्कल्पचर को भी इम्पैक्ट डाला, क्या इम्पैक्ट डाला। आइडियाज बिकेम मोर रियलिस्टिक, जो लोगों के जो आइडियाज थे वो थोड़े रियलिस्टिक हो गए, यानी रियल लाइफ से रिलेटेड हो गए। मोर ह्यूमंस एंड लेस डोमिनेटेड बाय रिलीजन, और रिलीजन का थोड़ा सा वो क्या कहते हैं डोमिनेंस हट गया। पेंटिंग्स एंड स्टैच्यूज वर मोर लाइफ लाइक, जो पेंटिंग्स वगैरह थे, स्टैच्यूज वगैरह थे, वो लाइफ लाइक मतलब क्या रियल जैसे लगने लगे। म्यूजिक एक्सप्लोर्ड न्यू फीलिंग्स, म्यूजिक के अंदर लोगों ने फीलिंग्स डालना स्टार्ट किया, यानी फीलिंग्स से अपने म्यूजिक वगैरह लिखने लगे। एंड बुक्स आस्क्ड रियल लाइफ क्वेश्चंस, अब बुक्स वगैरह में एकदम रियल लाइफ क्वेश्चंस पूछने लगे। Artists and writers were seen as important figures in society, and they were supported by nobles and landlords. Printed books helped to spread new ideas. Scholars began asking questions about society's laws, philosophy, and religion. The Renaissance reached its peak in the 16th century, mainly in cities such as Venice, Florence, Antwerp, Harlem. ठीक है, फुल स्टॉप एंड हो गया। People looked closely at the world. People looked closely at the world, making detailed scientific observations, collecting exotic objects, and looking at new ideas. कुछ नहीं है यहाँ पे। अब देखो, जो आपको वर्ड्स की मीनिंग नहीं आ रही उनको या तो खुद से सर्च कर लो, क्योंकि जहाँ तक मैं लिखवा पाऊंगा मैं लिखवा पाता हूँ थोड़े बहुत। रियल लाइफ, आर्ट, सोसाइटी, फिलोसफी, प्रिंटेड बुक्स, स्कॉलर्स का मतलब बताइए, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं स्कॉलर्स, पढ़े लिखे लोग। कौन सा मीनिंग आपको लिखूँ मैं? एग्जॉटिक लिख लो, एग्जॉटिक, EXOTIC, EXOTIC। एग्जॉटिक मतलब होता है फॉरेन, बाहर का, विदेशी। फॉरेन ऑब्जेक्ट्स है ना, एग्जॉटिक ऑब्जेक्ट का मीनिंग हो जाएगा फॉरेन ऑब्जेक्ट्स। एग्जॉटिक, एग्जॉटिक मतलब क्या, फॉरेन है ना, एग्जॉटिक। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पढ़ते हैं। आर्टिस्ट्स एंड राइटर्स वर सीन एज इम्पोर्टेंट फिगर्स इन सोसाइटी। वो कह, जो आर्टिस्ट है ना और जो राइटर्स हैं उनको काफी इम्पोर्टेंट समझा जाने लगा सोसाइटी में। ठीक है। प्रिंटेड बुक्स वर एंड दे वर सपोर्टेड बाय नोबल्स एंड लैंडलॉर्ड्स, और उन लोगों को यानी आर्टिस्ट को और राइटर्स को नोबल्स, जो वहाँ के इंटेलिजेंट लोग होते, जो वहाँ के बहुत इंटेलिजेंट रेस्पेक्टेड लोग होते थे वो, और वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो भी उनको सपोर्ट करते थे। ठीक है। प्रिंटेड बुक्स हेल्प्ड टू स्प्रेड न्यू आइडियाज। सर, उन लोगों को सपोर्ट क्यों किया जाता था? क्योंकि बेसिकली जब हम कुछ नया सीख रहे थे उस टाइम पे वो बुक्स वगैरह से सीख रहे थे। अब बुक्स वगैरह कौन लिखेंगे? राइटर वगैरह तो लिखेंगे। पेंटिंग्स वगैरह से हम सीख रहे थे, पेंटिंग वगैरह, स्कल्पचर वगैरह से पेंटिंग वगैरह कौन बनाएगा? आर्टिस्ट ही तो बनाएगा। तो उन लोग, वो लोग नए नए आइडिया शेयर कर रहे थे लोगों के साथ अपने बुक्स के थ्रू, तो इसलिए उन लोगों को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देने लगे लोग, है ना। तो वो लिखा हुआ है, प्रिंटेड बुक्स हेल्प टू स्प्रेड न्यू आइडियाज। प्रिंटेड बुक्स की वजह से न्यू आइडियाज लोगों को शेयर होने लगे। स्कॉलर्स बिगिन आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट सोसाइटी लॉज। अब जो स्कॉलर जो होते थे वो क्वेश्चन पूछने लगे सोसाइटी के बारे में, लॉज के बारे में, फिलोसफी के बारे में, रिलीजन के बारे में, क्वेश्चनिंग करने लगे, दिमाग बढ़ाने लगे अपना। द रेनेसा रीच्ड इट्स पीक इन द 16th सेंचुरी। वो कह रहा है रेनेसा जो था ना वो सबसे हाई, पता है किस टाइम पीरियड पे था? 16th सेंचुरी में। इट्स पीक मतलब क्या, हाई टाइम, हाई एकदम हाई। ठीक है। मेनली इन सिटीज सच एज वेनिस, फ्लोरेंस, एंटवर्प, हार्लेम। यानी सबसे ज्यादा ये जो रेनेसा वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो सबसे ज्यादा चल रहा था इन सिटीज में, वेनिस में, फ्लोरेंस में, एंटवर्प में, हार्लेम में चल रहा था। पीपल लुक्ड क्लोजली एट द वर्ल्ड। लोग पूरी दुनिया को बड़े ध्यान से देखने लगे। मेकिंग डिटेल साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, और उसके अंदर साइंटिफिक रीजंस ढूंढने लगे, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करने लगे, ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे क्या साइंस है, इसके पीछे क्या साइंस नहीं है।
कलेक्टिंग एक्सोटिक ऑब्जेक्ट्स, फॉरेन से ऑब्जेक्ट्स मंगा रहे थे, उनको इकट्ठा कर रहे थे, लुकिंग फॉर न्यू आइडियाज, नए नए आइडियाज की तरफ ध्यान दे रहे थे। थ्री इवेंट्स आर ऑफन पिक्ड आउट एज मार्किंग द एंड ऑफ मेडिवल पीरियड। वो कह रहा है मेडिवल एज मिडिल पीरियड एक ही बात है, तो कंफ्यूज नहीं है। तो वो कह रहे हैं मेडिवल पीरियड के एंड होने के तीन मेन रीजन तो है, मेन तीन इवेंट्स तो है, मेन तीन रीजन तो है जो नीचे लिखे हुए हैं। एंड द स्टार्ट ऑफ मॉडर्न एजेस, यही तीन रीजन मेडिवल पीरियड के खत्म होने के, और यही तीन रीजन मॉडर्न एज के स्टार्ट होने के हैं। ठीक है, जब वो खत्म होगा तभी तो नया स्टार्ट होगा। तो वो तीनों रीजंस क्या है? लास्ट में पढ़ा था कॉन्स्टेंटाइन टू, बिजेंटियन एम्पायर का किंग। तो भाई कॉन्स्टेंटाइन ऊपर उसे सिटी का नाम रख दिया था इटली का। तो वो कहते जब कॉन्स्टेंटाइन का जो एम्पायर था, जब वो फॉल होने लगा, जब कॉन्स्टेंटाइन का जो एम्पायर खत्म होने लगा, वो पहला रीजन था, द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 which ended the last traces of the old Roman Empire। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा था डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग इन दी 1450 which made books available to anyone who could read। फिर क्या हुआ 1450 में ना बुक्स आना स्टार्ट हो गई। अब बुक्स आना स्टार्ट हो गई तो लोगों के पास नई नई चीजें उनको सीखने को मिली, और जो लोगों को नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी तो वो पुरानी चीजों को छोड़ देंगे, क्योंकि नई नई चीजें उनसे बेटर है, नई नई चीजें उनसे बेटर है। तो उनको कुछ नई नई चीजें सीखने के लिए मिली और उन्होंने पुरानी चीजों को मानना छोड़ दिया। दूसरा रीजन ये था। थर्ड रीजन, द फर्स्ट वॉयज ऑफ क्रिस्टोफर कोलंबस टू द अमेरिकाज इन 1492। इसका रीजन पता नहीं, उन्होंने बस इतना लिखा है, इसका इन्होंने रीजन इतना लिखा है कि क्रिस्टोफर कोलंबस एक थे, एक इंसान थे, उन्होंने फर्स्ट अपनी क्या की थी, वॉइस की थी। वॉइस मतलब क्या होता है? ट्रेवल थ्रू सी, ट्रेवल थ्रू सी। तो उन्होंने अपनी जो फर्स्ट जर्नी थी जो सी के थ्रू की थी, वो उन्होंने अमेरिका जाकर उससे वो अमेरिका चले गए 1492 में। तो 1492 में अमेरिका चले गए। अमेरिका का क्या रीजन है बेटा? अमेरिका में हमेशा से क्या रहा है, अमेरिका टेक्नोलॉजी में और बाकी चीजों में आगे रहा है। तो जब ये वहां गए तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि लोग वहां पर के कितने एडवांस्ड हैं, वहां के लोग कितने मॉडर्न है ऑलरेडी। तो वहां से नए नए थॉट्स लेकर फिर ये वापस आए। ठीक है, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। एक तो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं आपके इनके। ठीक है, दूसरा है प्रिंटिंग बुक्स, और ये है फर्स्ट वॉयज ऑफ क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, ठीक है। उससे पहले एक बार पिक्चर स्टडी कर लेते हैं। ये मोनालिसा की पिक्चर दे रखी है, देखते क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। द फेमस पोर्ट्रेट ऑफ मोनालिसा, द फेमस पोर्ट्रेट ऑफ मोनालिसा बाय लियोनार्डो दा विंची, द ओरिजिनल ऑफ दिस पोर्ट्रेट प्रिजर्व्ड इन अ म्यूजियम इन पेरिस। तो कुछ नहीं बताया, बस बताया कि ये पेंटिंग ये मोनालिसा की है, ये पोर्ट्रेट जो है ये किसकी है, मोनालिसा की है। इसको बनाया किसने? लियोनार्डो दा विंची ने। लियोनार्डो दा विंची बोले, विंची बोलो, विंची बोल देंगे वैसे। ठीक है, इन्होंने बनाया है। अब वो कहना है जिसकी जो ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल जो पोर्ट्रेट है, जो ओरिजिनल इन्होंने बनाई थी ओरिजिनल, वो कहाँ पे है? पेरिस के एक म्यूजियम में रखी है। तो इनके पर एमसीक्यू कुछ ही बन सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पर आप क्या लिखा हुआ है? चल पहले नेक्स्ट पिक्चर स्टडी पढ़ लो, ये क्या दिया हुआ है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एक बार जरा रीड करो।
ला पिएटा is a masterpiece of Renaissance sculpture by Michelangelo, Michelangelo in Saint Peter's Basilica in Vatican City. The famous work of art depicts the body of Jesus on the lap of his mother Mary after the crucifixion. It is an important work as it balances the Renaissance ideals of classical beauty with naturalism. The statue is one of the most highly finished works of Michelangelo. ये आपने मुझे पिक्चर थोड़ी अनक्लियर बुक पे देखोगे, अगर आप अपनी बुक पे देखोगे तो ये पिक्चर क्या डिपिक्ट कर रहा है, इसमें क्या है, सेंट मैरी है, सेंट मैरी मतलब मदर ऑफ जीसस। तो जीसस को क्रूसीफाई कर दिया गया था, तो इसके अंदर एक ऐसी पिक्चर शो की गई है कि मदर मैरी की गोद में मदर मैरी की गोद में जीसस बैठे हुए हैं, ठीक है, ये मैरी है, ठीक है, और ये जीसस है, ठीक है। तो बता रहा है ला पिएटा, इस पिक्चर को उन्होंने क्या नाम दिया, ला पिएटा। ला पिएटा को लैटिन वर्ड होगा, इसीलिए इसका नाम ऐसा जीसा है। तो मास्टर पीस ऑफ रेनेसां स्कल्पचर है माइकल एंग्लो, ये किसने बनाई थी, माइकल एंजेलो ने इन सेंट पीटर्स बेसिलिका, जगह का नाम है, इन द वेटिकन सिटी, ठीक है। द फेमस वर्क ऑफ आर्ट डिपिक्ट्स द बॉडी ऑफ जीसस ऑन द लैप ऑफ हिज मदर, मैंने बता दिया था आपको आफ्टर द क्रूसिफिक्स। It is an important work as it balances the Renaissance ideals of classical beauty with naturalism. छोड़ो इस लाइन को। द स्टैचू इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली फिनिश्ड वर्क बाय माइकल एंजेलो। वो कह रहा है ये जो स्टैचू उन्होंने बनाया है ये इनके सबसे बेटर कामों में से जाना जाता है। छोड़ो इसको जरा। सोर्सेस ऑफ ट्रांजिशन यानी जो चेंजेस आ रहे थे, चेंजेस आ किस वजह से रहे थे, मतलब चेंजेस का मतलब कुछ ना कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं, नए चेंजेस मतलब इन्फॉर्मेशन, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, सर इनका सोर्स क्या है, इनका सोर्स क्या है, तो वो सोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सोर्सेस क्या थे, कुछ राइटिंग मटेरियल्स, पोइट्स वगैरह लिख रहे थे नई नई चीज़ें, ठीक है, कुछ ना कुछ एविडेंस या डेटा में इंफॉर्मेशन मिला, तो वो कह रहा है। अच्छा, भी पहले डेफिनेशन बता रहे हैं सोर्सेस की। ये राइटिंग मटेरियल्स, एविडेंस, डेटा इज नोन एज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, कि जो लिखी हुई चीज़ें और जो एविडेंस वगैरह है, जो पुराना डेटा है, हम उसी को हिस्ट्री का सोर्स मानते हैं, यानी हिस्ट्री वगैरह का जो हमें हिस्ट्री में जो भी कुछ जाना होता है हम लिखी हुई चीज़ों से जान लेते हैं। अब भी तो हम लिखी हुई चीज़ों से जान रहे हैं, ये बुक क्या है भाई, लिखी हुई है ना, राइटिंग ही है, राइटिंग मटेरियल ही है ये भी, तो इसी की वजह से हमें पता चल रहा है इस टाइम कह रहे हैं। हिस्ट्री सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन आर टिपिकली क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, प्राइमरी सेकेंडरी। वो कह रहा है इन सोर्सेज को ना वो दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक सेकेंडरी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी में कौन कौन से सोर्सेज आते हैं बेसिकली, प्राइमरी मतलब क्या, आप प्राइमरी सोर्स प्रोवाइड डायरेक्ट of first hand evidence about an event, ऑब्जेक्ट, पर्सन और वर्क ऑफ आर्ट। मतलब प्राइमरी सोर्स मतलब क्या, कि आप ना, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो डायरेक्ट आपके पास आ रही है, वो डायरेक्ट आपके पास ही आ रही है, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन। अगर ऐसा है तो वो प्राइमरी सोर्स है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने आप किसी और से बोला, किसी और से आपने सुन लिया, तो आपके पास डायरेक्ट आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके पास आई है दूसरी बार में, तो उसको प्राइमरी इन्फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, आप उसको बोलोगे सेकेंडरी। तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट वो इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्ट आनी चाहिए, डायरेक्ट आपके पास आनी चाहिए, डायरेक्ट वे फर्स्ट वे, ठीक है। सबसे पहले प्राइमरी सोर्स मटेरियल्स कैन बी रिटन एंड नॉन रिटन। तो वो कह रहे हैं प्राइमरी सोर्स हो सकते हैं इन्फॉर्मेशन के मटेरियल, जो प्राइमरी सोर्स के जो मटेरियल्स हैं वो लिखे हुए भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं वो लिखे हुए ना हो। पर्सनल करेस्पॉन्डेंस, लेटर्स वगैरह, पर्सनल करेस्पॉन्डेंस में मीनिंग लिख लो, लेटर्स एटसेट्रा, लेटर्स, पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब लिख लो लेटर्स, लिखा आपने,
ठीक है। वर्क ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, कॉइन्स, टूल्स, मैप्स, पेंटिंग, आर्टिफैक्ट्स एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं, प्राइमरी सोर्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक और कह रहा है, द ला पिएटा मास्टरपीस रेनेसां स्कल्पचर ऑफ माइकल एंजेलो रिवील द रेनेसां आइडियाज ऑफ क्लासिकल ब्यूटी विद द नेचुरलिज्म। गेराडस मैरकटर the Flemish cartographer, created the first effective way of showing the world as a sphere on a flat surface. Mercator's map of the world became the model for all the maps. Sundial geographical illustrations, compass were some of important primary sources of Renaissance history. क्या कह रहा है? वो कह रहा है जैसे कि प्राइमरी सोर्स का जो सबसे बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल है वो लापिएटा है, वो लापिएटा है। फिर कह रहा है उसके अंदर और भी क्या क्या चीजें हैं। गेराडस मैरकेटर ये क्या थे, एक फ्लेमिश कार्टोग्राफर का मीनिंग क्या है? कार्टोग्राफर का पहले मीनिंग समझो। स्पेलिंग नोट कर ली। कार्टोग्राफर में होता है जो मैप बनाता है, मैपर, आप इसको लिख सकते हो मैपर, मैप बनाने वाला। लिखें जरा, हम भी जरा लिखें, कार्टोग्राफर, मैपर, क्या लिखते हैं इसको, मैपर, या फिर दैट इज पर्सन हु मेक मैप्स। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग सतत याद करते चल रहे हैं। और फ्लेमिश मतलब क्या था? फ्लेमिश मतलब एक जगह है, फ्लेंडर करके एक जगह है, तो वहाँ के रहने वाले लोगों को फ्लेमिश बोला जाता है। तो गेराडस मेरकेटर ये क्या था, फ्लेमिश का रहने वाला था, वो फ्लेंडर का रहने वाला था। ठीक है, फ्लेंडर्स का रहने वाला था। और ये कौन था, ये मैप बनाता था, ये मैप बनाता था। तो इसने पता है क्या क्या था, सबसे पहले फर्स्ट इफेक्टिव वे ऑफ शोइंग द वर्ल्ड एज स्फीयर। दुनिया गोल है, ऐसे इसने मैप पर शो किया। तो ये सब पहले इंसान था जिसने मैप को बनाया था, जिसमें उन्होंने शो किया कि दुनिया एक स्फेरिकल शेप में है। और ये जो मैकेट मैप था, ये ऑफ द वर्ल्ड बिकेम द मॉडल, और ये सभी मैप्स के लिए क्या बन गया, मॉडल बन गया, एक आइडियल बन गया। सनडायल, ग्राफिक इलस्ट्रेशन, कंपास वर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्राइमरी सोर्सेज फॉर रेनेसांस हिस्ट्री। सनडायल, ग्राफिक इलस्ट्रेशन, ये कुछ और भी एग्जांपल्स हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ रेनेसांस के, या फिर प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के आप कह सकते हो। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स मतलब क्या, एकदम बिल्कुल प्राइमरी सोर्स का अपोजिट। प्राइमरी सोर्स मतलब क्या, कुछ डायरेक्ट आपके पास आ रही है और सबसे पहले आपके पास आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ इनडायरेक्टली आपके पास आ रही है, कोई चीज डायरेक्टली आपके पास नहीं आ रही, कोई चीज आपके पास इनडायरेक्टली आ रही है, या फिर पहले आपके लिए दो तीन लोगों के बाद, एक दो लोगों के बाद। ठीक है, ठीक है। तो इट लैक्स द इमीडिएसी मतलब क्या, इमीडिएटली आपके पास आ ही नहीं रही है, आपके पास इंफॉर्मेशन इमीडिएटली नहीं आ रही है। इट लैक्स द इमीडिएसी, आपके पास चीजें इमीडिएटली आ ही नहीं रही है, लेट आ रही हैं। दे कंटेन इन्फॉर्मेशन दैट हैज बीन इंटरप्रेटेड, ये ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो ऑलरेडी इंटरप्रेट हो चुकी है। ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो ऑलरेडी क्या हो चुकी है, ऑलरेडी इंटरप्रेट हो चुकी है, ऑलरेडी लोग उस पर कमेंट कर चुके हैं, ऑलरेडी लोग उसको एनालाइज कर चुके हैं, ऑलरेडी लोग उसको प्रोसेस कर चुके हैं, ऑलरेडी लोग उस इन्फॉर्मेशन को जान चुके हैं। फिर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो उस इन्फॉर्मेशन को बोलेंगे, ऐसे सोर्स को बोलेंगे सेकेंडरी सोर्स। हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स अरे लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिक्शनरी लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एनसाइक्लोपीडिया लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जर्नल आर्टिकल्स लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बुक रिव्यूज लोगों ने पढ़ के तो रिव्यू दिए होंगे।
तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं? सेकेंडरी सोर्स के। सेकेंडरी सोर्स आर ऑफन बेस्ड ऑन प्राइमरी सोर्स। वो इम्पोर्टेंट लाइन वो कह रहा है, सेकेंडरी सोर्स ना, सेकेंडरी सोर्स का बेस जो होगा, बेस तो हमेशा प्राइमरी होगा, प्राइमरी सोर्स होगा। यानी कि सबसे पहले तो प्राइमरी सोर्स होगा, प्राइमरी सोर्स के बाद सेकेंडरी सोर्स आएगा। मतलब ये है कि यहाँ पे एक बुक दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन ऑलरेडी इंटरप्रेटेड, है ना। तो इसके अंदर एक एग्जांपल है हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक। अरे तो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक जब फर्स्ट टाइम जिसने लिखी होगी, फर्स्ट टाइम जब जिसने लिखी होगी, तो फर्स्ट टाइम जिसने पढ़ी होगी, तो उसके लिए तो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक क्या हो गई? प्राइमरी सोर्स। लेकिन फर्स्ट टाइम के बाद जिन जिन लोगों ने उस बुक को पढ़ा, उनके लिए वो क्या हो जाएगी? सेकेंडरी सोर्स। यानी पहले तो प्राइमरी थी, प्राइमरी होने के बाद ही तो वो सेकेंडरी बनी है। तो वो कह रहे हैं, हर सेकेंडरी का बेस प्राइमरी होगा, हर सेकेंडरी का बेस प्राइमरी होगा। राइटिंग्स ऑफ राफेल, राफेल की कुछ राइटिंग्स है, राफेल कुछ लिखा हुआ है, वो जॉन मिल्टन की कुछ लिखा हुआ है, गैलीलियो, मार्टिन लूथर, ये सारे के हैं सेकेंडरी सोर्सेस हैं रेनेसांस के। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनेसांस, काफी बड़ा है ये वाला पढ़ाऊँ मैं आज। कितने पेज पढ़ा दिए मैंने? 7 में से 1, 2 एंड हाफ। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं, हमारी क्लास ये भी ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, तो ठीक है ये भी अब पढ़ते हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनेसांस। रीबर्थ में बिलीव करने के रीजंस क्या क्या थे? रीबर्थ में बिलीव करने के क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या फैक्टर्स थे, बताओ जरा। Because out of all the factors responsible for the Renaissance, it is the print revolution। पहला तो प्रिंट रेवोल्यूशन की सारी चीजें प्रिंट होकर आने लगी, दुनिया जहान से सारी चीजें प्रिंट होकर आने लगी। वैसे प्लेड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड, और जिसका सबसे ज्यादा रोल है पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने में। ठीक है, पहला जो फैक्टर है, आपको 3 फैक्टर दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला फैक्टर कह रहा है प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ द एनलाइटमेंट थिंकर्स। प्रिंट यानी दुनिया में हर जगह से जितने भी इंटेलिजेंट लोग थे वो कुछ ना कुछ लिखते थे। अब वो जब ये लोग पढ़ते थे तो इनको नए नए आइडियाज लोगों को मिल जाते थे। तो वो लिखा है प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स। जो एनलाइटमेंट थिंकर्स होते थे, यानी जो इंटेलिजेंट जो लोग होते थे, उन लोगों के थॉट्स वगैरह लोगों को मिल जाते थे। कलेक्टिवली Collectively, their writings provided a critical commentary on tradition, superstition, and despotism. The writings of Voltaire and Rousseau were read widely, and those who read these books saw the world through new eyes that were questioning, critical, and rational. It transformed the lives of people, changing the relationship to information and knowledge, and various institutions and authorities. It influenced the popular perceptions and opened up new ways of looking at the things। मतलब क्या कि बेसिकली जो कलेक्टिवली देखा जाए, प्रिंट का जो दौर आया, प्रिंट का जो टाइम आया, तो क्या हुआ, इस वजह से लोगों को क्या मिलने लगे? Their writings provided critical commentary on the tradition, superstition and despotism। उन्होंने बताया कि सुपरस्टिशंस नाम की चीज़ों के बारे में लोगों को पता चला कि सुपरस्टिशन नाम की चीज़ें होती नहीं है। ये कुछ लोग बिलीव करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे। तो जो लोग नहीं करते थे वो भी अपना कुछ ना कुछ रीजन देते थे, अपने कमेंट्री देते थे। तो लोग जब उन कमेंट्री वगैरह को पढ़ते थे तो लोगों को पता चला हाँ कि सुपरस्टिशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप अपने केवल नियर एंड डियर वंस को ही कुछ ना कुछ बेनिफिट दो, है ना। तो ये भी गलत है, केवल जो आपके जान पहचान वाले लोग हैं आपके उन्हीं को कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी दो, ये गलत है। जो जनरल लोग हैं उनको भी तो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए।
तो इस चीज़ के बारे में लोगों की कमेंट्री पड़ी गई कि हाँ ये तो गलत चीज़ है, तो इसकी वजह से नए नए चेंजेस आने लगे। राइटिंग्स ऑफ वॉल्टेयर, वॉल्टेयर और ये राइटर है ये, ठीक है, तो इनकी जो लिखी हुई राइटिंग्स थी वो वर्ल्ड वाइड पढ़ी जाने लगी, ठीक है, और जो भी लोग इन बुक्स को पढ़ते थे वो वर्ल्ड को बिल्कुल नई तरह से देखते थे, बिल्कुल नई तरीके से देखते थे। नहीं ऐसा नहीं कि आंखें चेंज होती थी बुक पढ़ के, नहीं नहीं, उनका जो बुक्स, उनका जो दुनिया को देखने का जो नजरिया था, तरीका था, जो एटीट्यूड था उनका, वो चेंज हो गया था, ठीक है। उनकी आंखों में क्या दिखाई देता, क्वेश्चंस, वो दुनिया के सवाल से क्वेश्चन कर रहे थे, थोड़े क्रिटिकल, थोड़ा लॉजिक ढूंढ रहे थे उनके पीछे, और रैशनल थे, लॉजिकल थे। इट ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ पीपल, और इसमें सब कुछ जब हो रहा था इससे लोगों की लाइफ चेंज हो रही थी, ठीक है, रिलेशनशिप भी चेंज हो रहे थे टू इन्फॉर्मेशन नॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी। इट इन्फ्लुएंस्ड popular perception and opened up new ways of looking at things। परसेप्शन चेंज हुए, ठीक है, और लोगों ने नए नए तरीके से सोचने का स्टार्ट किया, तो उसका काफी इम्पोर्टेंट है प्रिंटेड मीडिया की आप कह सकते हो। दूसरा क्या है, प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। तो प्रिंट ने क्या किया, एक न्यू कल्चर इस्टेब्लिश किया डायलॉग और डिबेट वाला। All the values, norms, and institutions were re-evaluated and discussed by a public that had become aware of the power of reason and recognized the need to question existing ideas and beliefs. Within this public culture, new ideas, a social revolution came into being, है ना। क्या लिखा हुआ है बताता हूँ, 2 सेकंड रुको। वो कह रहा है क्योंकि चीजें प्रिंट होना स्टार्ट हो गई तो लोगों को लिखी चीजें मिलने लगी, और लोगों को लिखी हुई चीजें मिलने लगी तो वो थोड़े उनको वो लोगों की नकल करने लगे। एक नई चीज आई, डायलॉग और डिबेट की। तो वो लोग जो भी बुक में लिखा होता था उसको वो डिबेट करते थे, जो भी बुक में लिखा होता था वो उस पर डिबेट करते थे, जहाँ जहाँ वो एग्री नहीं करते थे, डिसएग्री होते थे, वो एक दूसरे डिबेट करते थे, डिस्कशन डिबेट करते थे। पूरे पैराग्राफ का मीनिंग बता रहा हूँ, डिबेट करते थे, डिस्कशन करते थे, और डिस्कशन पूरे पब्लिक में होता था, पब्लिक एट लार्ज, सभी मिले नहीं, एक दो लोग बैठ के करें, पब्लिक पूरी पब्लिक बहुत सारे लोग मिलकर कर देते हैं वाली चीजें। जिस वजह से क्या हुआ, लोग अवेयर हुए, किस चीज से अवेयर हुए, द पावर ऑफ रीजन। पावर ऑफ रीजन मतलब अगर आपको किसी चीज का रीजन पता है तो वो बहुत अच्छी बात है। लोगों को पता चला कि रीजन पता होने की पावर क्या है। अगर आपको हर चीज का रीजन पता हो तो आपकी नॉलेज कितनी एनहेंस होती है, तो ये चीज लोगों को पता चली। रिकॉग्नाइज द नीड टू क्वेश्चन एग्जिस्टिंग आइडियल बिलीफ। लोगों को पता चला कि जो वो है, क्या कहते हैं, बिलीफ्स और आइडियाज हैं, उनके पीछे क्या लॉजिक है। वो उनके पीछे लॉजिक ढूंढने लगे, जो एग्जिस्टिंग चीजें चल रही है ना, पुरानी चीजें, वो चीजें हम क्यों कर रहे हैं, उसका क्या रीजन है, तो वो लोग ये भी क्वेश्चन करने लगे। विद इन दिस पब्लिक कल्चर न्यू आइडियाज ऑफ सोशल रेवोल्यूशन केम इनटू बीइंग। इस वजह से एक नया तरह का रेवोल्यूशन हुआ, सोशल रेवोल्यूशन। सोशल रेवोल्यूशन मतलब क्या, लोगों के सोचने का ही तरीका चेंज हो गया, लोगों के दुनिया को देखने का तरीका ही चेंज हो गया। तीसरा, by the 1780s, by the 1780s, by the 1780s, by the 1780s, there was an outpouring of literature। वो सर लिटरेचर का रोल बहुत ज़्यादा होने लगा। That mocked the royalty and criticized their morality। Large areas of the world were completely unknown to the people of medieval Europe। By the 1450s, the traders in Europe were desperate to find new ways, new inventions, discoveries, improvement in maps, use of astrolabe, etc. helped the navigators to explore sea. By 1600, several European countries had established permanent colonies overseas। क्या कह रहा है जरा समझ सर, बड़ा खतरनाक पैराग्राफ दिया देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, बाय द 1780s देयर वाज एन आउटपोरिंग द ऑफ लिटरेचर। आउटपोरिंग मतलब कि किसको आउट परफॉर्म कर देना। तो लिटरेचर का इतने इम्पोर्टेंस आया, एकदम लिटरेचर ऐसा है कि ये लोग ये बाकी सारे जो पुराने थॉट्स थे
उनको आउटपुट करा, आउटपुट मतलब कि बाहर निकाल रहा है, और नए नए थॉट्स अंदर डाल रहा है, नए नए थॉट्स तो लोगों के अंदर डाल रहा है, और जो लोगों के अंदर पुराने थॉट्स उनको बाहर निकालने लगा लिटरेचर को पढ़ के, मतलब लोगों के अंदर ऐसी चीजें सुनने लगे। दे मॉक्स द रॉयल्टी, जो ज्यादा रॉयल लोग होते थे उनका मजाक उड़ाते थे ये लिटरेचर में, और उनकी मॉरलिटी को क्रिटिसाइज करते थे। लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड वर कंप्लीटली अननोन टू द पीपल ऑफ मिडिल यूरोप। वो कह रहे हैं मिडिल टाइप में यूरोप के लोगों को तो दुनिया के बारे में पता ही नहीं था, दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया में कितनी कंट्रीज हैं, उनको पता ही नहीं था, वो कम्प्लीटली अनअवेयर थे, वो कम्प्लीटली क्या थे, अनअवेयर थे। 1450 में जो यूरोप के जो ट्रेडर्स थे ना, वो काफी डेस्परेट थे, काफी सोचते थे कि हमें नए तरीके मिले ट्रेड करने के, हमें नई जगह मिले ट्रेड करने के। तो फिर क्या हुआ, 1600 तक क्या हुआ, नए नए इन्वेंशन होते गए, डिस्कवरीज होती गई, इम्प्रूवमेंट होते गए मैप्स वगैरह में, लोगों को धीरे धीरे नई जगहों का पता चलता रहा, तो मैप्स में इम्प्रूवमेंट होते रहे, यूज ऑफ एस्ट्रो लैब का यूज होने लगा, एटसेट्रा, हैव द नेविगेटर्स। और इन सारी चीजों ने क्या किया, कुछ नहीं, जितने भी नेविगेटर्स होते थे, नेविगेटर मतलब क्या, जो सी पे रास्ता देखते हैं, उन लोगों को उनको सी एक्सप्लोर करने का तरीका मिला, बहुत आर्मेंट की नॉलेज बढ़ी। और बाय द 1600 तो सेवरल यूरोपियन कंट्रीज हैड एस्टैब्लिश्ड परमानेंट कॉलोनीज ओवरसीज। इसका मतलब क्या है, 1600 तक काफी यूरोपियन कंट्री बाहर जा जाकर अपनी कॉलोनीज बना चुकी थी, बाहर जा जाकर अपनी कॉलोनीज बना चुकी थी। वे कह रहे थे स्प्लिट आल्सो सॉ मेनी न्यू आइडियाज एंड चैलेंजेस टू ओल्ड बिलीव्स। इस टाइम पीरियड में हमने काफी नए नए आइडियाज और चैलेंजेस देखे हैं जो हमारे ओल्ड बिलीफ को चैलेंज करते हैं। रिलीजियस डिफरेंसेस, हमारे रिलीजन में कुछ ना कुछ डिफरेंस था, हमारे वाला यूरोपियंस की बात कर रहा हूँ मैं, हम भी यूरोपियन ही है, ये हम एशियन है सॉरी। रिलीजियस डिफरेंसेस लेड टू बिटर वॉर्स, इन वजह से कभी कभी वॉर्स भी होते गए। देयर वर पावर स्ट्रगल भी हुआ लोगों के बीच में, किंग्स एंड पार्लियामेंट्स में, एंड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्लोली डेवलप्ड, धीरे धीरे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप होने लगी। फ्रॉम 1500s they were startling एडवांस इन साइंस, सर साइंस में थोड़े एडवांस होना स्टार्ट हो गए थे। विद इन्वेंशन होने लगे थे, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप रिवीलिंग न्यू वंडर्स। सर इस टाइम पे टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप बन चुके थे, लोग दूर दूर की चीजें देख रहे थे। एंड प्रॉम्प्टिंग न्यू क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन पूछ रहे थे। ग्रेट साइंटिस्ट सच एज, इस टाइम पीरियड के जो नए नए साइंटिस्ट थे वो कौन थे, कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन। चैलेंज दी ओल्ड आइडिया, इन लोगों ने पुराने आइडियाज को चैलेंज किया और नए नए आइडियाज लेकर आए। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी लेड टू रिलीजियस रिफॉर्म। रेनेसां की जो, मतलब रेनेसां मतलब यहाँ पे देखो, चल बताते हैं, ये जो इनके अंदर जो स्पिरिट है ना इंक्वायरी की, जो क्वेश्चन करने की, इस वजह से क्या हुआ, काफी सारे रिफॉर्म्स हुए। जैसे रिलीजियस रिफॉर्म हुआ, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन कैथोलिक चर्च। दिस मूवमेंट लेड बाय मार्टिन लूथर ने मूवमेंट किया था। आ क्रिश्चियन क्राइस्ट वाज कॉल्ड रिफॉर्मेशन, इसको उन्होंने क्या नाम दिया, रिफॉर्मेशन। इसका मीनिंग मतलब क्या, पहले भी थोड़ा एक समराइज कर दे रहे हैं यहाँ तक, है ना। रेनेसा के चैप्टर में मीनिंग क्या है, रीबर्थ, ओके। लेकिन यहाँ पे जो रीबर्थ की जो बात की है ना, वो रीबर्थ ऑफ ह्यूमंस नहीं बोली गई है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि रीबर्थ ऑफ ह्यूमंस हो, यहाँ पर रीबर्थ ऑफ ह्यूमंस हो, यहाँ पे इसका मतलब है रीबर्थ ऑफ थॉट्स, रीबर्थ ऑफ लाइफ, रिवर्स ऑफ लाइफ, क्या कह सकते हैं आप इसको, लाइफस्टाइल कह सकते हो आप, है ना। रिवर्स ऑफ थॉट्स कि लोगों के सोचने का तरीका यहाँ पे नया नया आया, लोगों के जीने का तरीका यहाँ पे चेंज हुआ, तो इस चीज को जो बोल रहे हैं यहाँ पे रीबर्थ 12 चैप्टर में, है ना। तो वो कह रहे हैं जो चेंजेस वगैरह जो आए हैं ना, इसने काफी सारे रिफॉर्म किए, इसने काफी सारे रिफॉर्म्स किए हैं, रिलीजियस रिफॉर्म से लेकर सोशल रिफॉर्म तक काफी सारे रिफॉर्म किए हैं। तो इन्हीं रिफॉर्म में से एक रिफॉर्म स्टार्ट किया था मार्टिन लूथर ने, जो क्या थे, क्रिश्चियन क्राइस्ट थे कैथोलिक चर्च में उन्होंने एक मूवमेंट किया था, जिस मूवमेंट का नाम क्या दिया गया है, रिफॉर्मेशन। आई थिंक आज के इतना काफी है। वीडियो को दो बार देखना, इस वीडियो को 2 बार देखना, एक बार तो आपने भी देख ही ली,
अब मैंने आपको रेनेसा का मीनिंग बताया। रेनेसा का मीनिंग, रिवर्स का मीनिंग ये नहीं इंसानों का रिवर्स, इंसानों के आइडियाज की, उनका रिवर्स होना स्टार्ट हो गया। पहले पुराने थॉट्स आते थे, नए नए थॉट्स आने लगे लोगों के बारे में। तो अब जरा इस वीडियो को 2 बार देखना तो ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब एक बार तो आप देख चुके, एक बार और देखना। फिर रह गया 1, 2 एंड हाफ। ये कल हमारा चैप्टर ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। कुछ होमवर्क देता हूँ मैं आपको, ये होमवर्क भी आपको करना है। डिफाइन इनटू प्राइमरी सोर्स इनटू सिटी, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस अभी आएगा नहीं, नेम इनटू साइंटिस्ट ऑफ रेनेसांस पीरियड, ये आप लिख सकते हो। रिफॉर्मेशन लिख सकते हो, मार्टिन लूथर लिख सकते हो। मेजर फीचर चलो छोड़ो, इसको मैं बाद में बताऊंगा। 3 इवेंट्स आप लिख सकते हो। इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर लिख सकते हो। बहुत सारा पैराग्राफ है, रीड कर लेना, लिखना मत। जो क्वेश्चन ना समझ में आए वो फिर हम सैटरडे वगैरह को कैटर कर ही लेंगे, कंसिडर कर ही लेंगे, ठीक है। ये बाद में समझेंगे, चैप्टर खत्म होने के बाद, है ना। किसने डिस्कवर किया था अमेरिका को 1442 में? सब वही एक था, पता नहीं कौन सा था, क्या नाम था उसका, भूल गए सर, भूल गए, ढूंढो, खोजो खोजो खोजो, ये रहा, नहीं कहाँ गया। क्रिस्टो क्रिस्टोफर कोलंबस, ये नाम लिख दो वहाँ पे, क्रिस्टोफर कोलंबस, है ना। अभी क्या इतना होमवर्क है, क्वेश्चन खुद ढूंढ रहे हैं, मैंने आपको बताया नहीं। चैप्टर को रीड करो एक बार, फिर क्वेश्चन रीड करो, फिर एक और दोबारा चैप्टर को रीड करो, आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएंगे, ठीक है। इतना पढ़ लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए।